अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने बायो का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आप इसके 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 4 देखना है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक को पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलें आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो टर्म यूज़ की गई है द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, आपको वो पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है कि कोई भी एंजाइम कितने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कहलाता है। ठीक है, कि कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार रीड कर लेते हैं। द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपके पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कहलाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट चेंज होकर ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो क्या है, हाई है। अगर जो है वो कम सबस्ट्रेट चेंज हो रहे हैं और कम प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो स्लो है। किसी भी एंजाइम का जो एक्शन है या किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उस पे, और उसकी जो 3 डायमेंशनल शेप होती है उस पे। नेक्स्ट पॉइंट देखें। द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज इफेक्टेड बाय एनी चेंज दैट अल्टर इट्स केमिस्ट्री एंड 3 डायमेंशनल शेप। अगर आप उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देते हो या उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो एंजाइम की, तो उसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये जो उसकी केमिकल कंपोजिशन या उसकी शेप का चेंज होना है, ये डिफरेंट फैक्टर से इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, थर्ड वन इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन एंड फोर्थ इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर, वो देख लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ये बात पढ़ी है कि जो एंजाइम हैं उनकी स्पेसिफिक वो जो है वो शेप होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन से बनी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो है डिफरेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डिफरेंट और बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम एक स्पेसिफिक शेप अटेन करता है। तो पहला पॉइंट देखें, द शेप ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन यानी उस प्रोटीन के अंदर जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग पाई जाती है उनको कह रहे हैं। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो है उस पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में इकट्ठा करके एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। अगर जो है उनकी शेप चेंज हो जाए, और कैसे चेंज हो जाए, हल्का सा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनकी बॉन्डिंग चेंज हो जाए और उनकी बॉन्डिंग की वजह से उनकी शेप चेंज हो जाए, तो एंजाइम जो है वो उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई भी एंजाइम जब अपना 100% दे रहा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनवा रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी एंजाइम अपना बेस्ट काम कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक बार रीड कर लेते हैं। The temperature at which activity of enzyme is maximum is called optimum temperature। कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, और आपने इसकी एग्जांपल भी देनी होती है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की, कि जैसे ह्यूमन की बॉडी है तो ह्यूमन के जितने भी एंजाइम हैं वो 37 सेल्सियस पे अपना 100% देते हैं, यानी अपनी बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37 सेल्सियस है। सेम ऐसे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर यानी पानी के गर्म चश्मों के अंदर रहते हैं। उनके जो एंजाइम हैं वो 70 सेल्सियस पे अपनी एक्टिविटी जो है वो 100% दे रहे होते हैं, मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। तो अगर उनका टेम्परेचर 70 से ऊपर नीचे होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए है वो 30 से 40 के बीच में है। अगर 30 से 40 के बीच में है तो उनके एंजाइम अच्छे से काम करेंगे। अगर 30 से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा या 40 से टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, बिलो और अबव दिस टेम्परेचर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज़ नॉट ऑब्टेन, कि अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी जो है एंजाइम की नहीं आएगी। अब देखते हैं कि लो टेम्परेचर क्यों इफेक्ट कर रहा है और हाई टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को क्यों इफेक्ट कर रहा है। लो टेम्परेचर जनरली स्लो डाउन द एंजाइम एक्टिविटी, के जो लो टेम्परेचर है, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है, लेकिन एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होता, एंजाइम टूटता नहीं है, एंजाइम की जो शेप है वो ख़राब नहीं होती। क्या कहते हैं कि लो टेम्परेचर से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। और क्यों कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, और वो एक्टिव साइट आपने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है कि फ्लेक्सिबल होती है। इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर आपने पढ़ा है कि जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और उसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो है कोई भी सबस्ट्रेट उसके अंदर आके फिट होता है और वो फिर प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो एक्टिव साइट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो जाहिर है सबस्ट्रेट उसके अंदर आके फिट नहीं हो पाएगा, और जब वो फिट नहीं होगा तो वो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस वजह से लो टेम्परेचर की वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। हाई टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है, पहले वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा हर 10 सेल्सियस इंक्रीज़ करने से। यानी आप यूँ कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन के, कि जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट पे। कैसे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है टेम्परेचर 10 सेल्सियस है और उस वक्त उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 50 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हम उसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस और इंक्रीज़ करके टोटल कितना कर देते हैं, 20 सेल्सियस कर देते हैं, तो 20 पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो डबल बनना शुरू हो जाएंगे, 100 बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फिर 10 सेल्सियस और इंक्रीज़ कर देते हो, 30 कर देते हो, तो फिर कितना हो जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा डबल हो जाएगा और 200 आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक इंक्रीज़ होगा। अगर आप ऐसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा या स्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन अब एंजाइम टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, देखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो उस टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनके मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। देखें क्या कहते हैं, हीट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, कि जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है उसकी वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से होती है, तो इसकी वजह से एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ होगी। जब उनकी मूवमेंट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उनके कोलाइड होने के, उनके टकराने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा वो टकराएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। लेकिन हमने स्टार्ट में ही कहा है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक। क्यों स्पेसिफिक लिमिट तक, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे या इतना ज़्यादा मूवमेंट शो करना शुरू कर देंगे कि जो उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और इसकी वजह से एंजाइम की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डीनेचरेशन क्या होता है। इसके अलावा आपका हमने जो अभी दो टॉपिक पढ़े हैं कि लो टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है और हाई टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। डीनेचरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन एंजाइम लॉस इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड अनेबल टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन। क्या कहते हैं कि टेम्परेचर के हाई होने की वजह से एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ख़त्म हो जाना और उसके स्ट्रक्चर के चेंज होने की या टूटने की वजह से उसकी एंजाइम की एक्टिविटी का ख़त्म हो जाना क्या कहलाता है, डीनेचरेशन कहलाता है।
ठीक है, डीनेचरेशन की समझ आई है बच्चे? दोबारा से सुने, डीनेचरेशन क्या है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से एंजाइम की 3 डायमेंशनल शेप का चेंज हो जाना। और जाहिर है जब शेप चेंज होगी तो उसकी वजह से एंजाइम की जो कैटालिटिक एबिलिटी है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? डीनेचरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर ह्यूमन की बॉडी जो कि 37 सेल्सियस पे बेस्ट देती है, तो वो उसके दिखाया हुआ है। आपको एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है, एक मिनट, हम देख लें इस ग्राफ को। इस ग्राफ के अंदर जो है आपको क्या दिखाया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे आपको जो है वो टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50 सेल्सियस, ये आपको टेम्परेचर दिखाया हुआ है। और वाई एक्सिस पे आपको क्या दिखाया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास टेम्परेचर जब कम है, ठीक है, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कम है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो तो उसकी वजह से एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से इंक्रीज होगी तो तब क्या होगा? उनकी कोलिजन इंक्रीज होगी, और उनकी कोलिजन के इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और एक लिमिट या एक टाइम या एक टेम्परेचर ऐसा आया है जिसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा था, वहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मैक्सिमम है। अगर आप इससे और ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एंजाइम सारे का सारा डीनेचर हो जाएगा, और उसकी वजह से एंजाइम की सारी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप लोगों का अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि आप ग्राफ की मदद से जो है एंजाइम की एक्टिविटी पे या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जो है वो डिस्कस करें, तो आपने ये ग्राफ भी अच्छे से कर लेना है। सेकेंड फैक्टर देखते हैं। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो इफेक्ट ऑफ पीएच में क्या कहते हैं? जैसे आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा है, सेम ऐसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होती है। यानी वो पीएच जिस पे कोई भी एंजाइम अपनी 100% एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। द पीएच एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। और अगर उस पीएच के अंदर आप हल्का सा भी चेंज करते हो, यानी उस पीएच को आप ज़्यादा कर देते हो या उस पीएच को आप कम कर देते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो एंजाइम की एक्टिविटी है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कम हो जाना, या ब्लॉक कंप्लीटली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कि अगर पीएच भी आप, अच्छा आप लोगों ने जो है वो पुरानी क्लासेस में पहले पढ़ चुके होंगे कि पीएच की टोटल वैल्यू जो है वो 14 होती है, 7 उसकी न्यूट्रल है। अगर 7 से आप पीएच ज़्यादा करते जाओगे, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक, तो वो अल्कलाइन पीएच होती है। और अगर आप 7 से कम लेके आते हो, लाइक 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो क्या होती है? एसिडिक पीएच होती है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। तो हर एंजाइम के लिए जो उसकी ऑप्टिमम पीएच होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन, जो कि आपके स्टमक के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 1.5 से लेकर 1.6 तक होती है। ट्रिप्सिन, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो अल्कलाइन नेचर की है, यानी वो 7.8 से 8.7 जो पीएच है उस पे अच्छे से काम करता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको पीएच इतनी इफेक्ट नहीं करती, या दोनों पीएच पे वो सही से काम कर रहे होते हैं। जैसे पेपेन एक एंजाइम इन्होंने बताया हुआ है, जो कि पपाया एक फ्रूट होता है, उसके अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। ये एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम के अंदर काम करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिमम की पीएच क्या है, आपने इसको डिफाइन करना है, साथ में जो है आपने 1-2 एग्जांपल्स भी दे देनी है। अब हमने कहा कि जो पीएच है वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। तो क्यों इफेक्ट करती है? नीचे रीजन दिया हुआ है। In the globular structure of enzyme, polypeptide chain are held by a bond between oppositely charged amino acid। क्या कहते हैं कि आपने जो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पढ़ी हैं उसमें डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे डिफरेंट चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लाइसिन जो है एक अमाइनो एसिड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डिफरेंट चार्जेस वाले एंजाइम जो हैं आपस में बॉन्डिंग बना के एंजाइम बना रहे होते हैं,
और अगर पीएच आप चेंज करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इन पे चार्ज है, अमाइनो एसिड वगैरह पे डिफरेंट चार्जेस हैं, वो चार्ज चेंज होंगे। अगर वो चार्ज डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे ही उस रिएक्शन के अंदर ज़ाहिर है सबस्ट्रेट भी होगा, तो सबस्ट्रेट भी जो है वो पीएच के चेंज या हाइड्रोजन के चेंज होने की वजह से उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाता है और उसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। डीनेचरेशन क्या होती है ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर आपको 3 अमाइनो एसिड जो है, 3 एंजाइम जो हैं उनकी ऑप्टिमम पीएच दिखाई हुई है। देख लेते हैं। आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे पीएच दिखाई हुई है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और जो आपके पास वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया हुआ है। अब देखें, जो आपके पास पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम 2 पीएच पे अपना 100% दे रहा होता है मैक्सिमम, यानी ऑप्टिमम पीएच उसके लिए कितनी है, 2 है, ठीक है। स्लाइवरी इमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके ओरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, स्लाइवा के अंदर पाया जाता है। ये एंजाइम 4.7 जो है पीएच पे अपना 100% देता है। अगर आप पीएच इसकी 4 कर देते हो या 6 कर देते हो तो इसकी एक्टिविटी जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे ही पेंक्रियाटिक लिपेज एक एंजाइम है जो कि पेंक्रियाज का एक एंजाइम है, उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 9 है। अगर आप इसकी ऑप्टिमम पीएच 9 से कम कर देते हो या 9 से ज़्यादा कर दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो हर जो एंजाइम होता है उसके लिए जो उसकी पीएच होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर आपको एक टेबल शो किया हुआ है। इस टेबल के अंदर डिफरेंट एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच दिखाई हुई है, जैसे कि पेप्सिन है 1.5 से 1.6, स्लाइवरी इमाइलेज 4.6 से 5.2, सक्रेज है 6.2, पेंक्रियाटिक इमाइलेज 6.7 से 7 है, कैटालेज 7, यूरेज 7, ट्रिप्सिन 7.8 से 8.7, पेंक्रियाटिक लिपेज, अच्छा आप इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे 8 नहीं है 9 है, और आर्जिनेज 10। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनकी पीएच आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। इस टेबल को आपने अच्छे से मेमोराइज करना है क्योंकि आपका अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल सक्रेज की ऑप्टिमम पीएच क्या है, कैटालेज की ऑप्टिमम पीएच क्या है, या आर्जिनेज की ऑप्टिमम पीएच क्या है। तो आपने इस टेबल को अच्छे से कर लेना है, ठीक है बच्चे। आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह बाकी के जो 2 फैक्टर हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।